नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। भारत के इतिहास में एक गीत ऐसा भी लिखा गया था जिसे सुनने के बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। और हैरानी की बात यह है कि ये गीत किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था। दरअसल अक्टूबर 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया था और उस युद्ध में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से भारत की पराजय हो गई थी और भारत के हजारों सैनिक उस युद्ध में शहीद हो गए थे। और साथ ही भारत की लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। उस युद्ध में भारत की पराजय के बाद में संपूर्ण भारत में एक प्रकार का निराशा का भाव पैदा हो गया था। बाद में उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों और उनकी विधवाओं की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उसमें उस समय के बड़े बड़े कलाकार और नामी गिरामी हस्तियों को इनविटेशन कार्ड दिया गया था, जिसमें राज कपूर, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, महबूब खान और मोहम्मद रफ़ी जैसे बड़े बड़े कलाकार शामिल हुए थे। क्योंकि उस युद्ध में पराजय के बाद में संपूर्ण भारत में एक निराशा का भाव पैदा हो गया था, इसलिए एक ऐसे गीत की आवश्यकता महसूस हुई जो संपूर्ण भारत से उस निराशा के भाव को मिटा सके और साथ ही उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों और उनकी विधवाओं की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर धन को इकट्ठा भी कर सके। इसलिए ऐसा गीत लिखने की जिम्मेदारी उस समय के बहुत ही बड़े कवि प्रदीप कुमार को सौंपी गई। प्रदीप कुमार एक दिन मुंबई के माहिर बीच पर टहल रहे थे और टहलते टहलते उनके मन में कुछ विचार आए, लेकिन उस समय उनके पास कोई कागज अथवा पेन नहीं था। उन्होंने एक अजनबी व्यक्ति से पेन लिया और अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसी सिगरेट के पैकेट के रैपर पर उन्होंने वो शब्द लिख दिए। इस प्रकार से वो गीत तैयार हो गया और उस गीत को संगीतबद्ध करने की जिम्मेदारी मिली उस समय के एक बहुत ही बड़े संगीतकार श्री रामचंद्र को। और इस गीत को गाने की जिम्मेदारी कंबाइंड रूप से लता मंगेशकर और उनकी छोटी बहन आशा भोसले को सौंपी गई। बाद में श्री रामचंद्र के साथ में लता मंगेशकर के मतभेद हो गए और लता मंगेशकर ने अपने आप को इस गीत से अलग कर दिया। लेकिन कवि प्रदीप लगभग तय कर चुके थे इस गीत के साथ में जस्टिस केवल लता मंगेशकर ही कर सकती है और ये गीत जिस भाव से गाया जा सकता है उसे केवल लता मंगेशकर ही गा सकती है। और इस प्रकार से कवि प्रदीप के आग्रह को लता मंगेशकर टाल नहीं सकी और वे एक बार फिर से इस गीत के साथ में जुड़ गई। बाद में आशा भोसले ने अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने आप को इस गीत से अलग कर दिया और उसके बाद में लता मंगेशकर को इस गीत को अकेले गाने की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस गीत को जिस कवि प्रदीप ने लिखा था उन्हें ही इस कार्यक्रम में आने के लिए इनवाइट नहीं किया गया था। आखिरकार 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में वो प्रोग्राम शुरू हो गया और लता मंगेशकर ने एक शुरुआती भजन गाने के बाद में इस गीत को गाना शुरू कर दिया। और जिस समय लता मंगेशकर ये गीत गा रही थी, पूरे हॉल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सभी की आंखें नम हो चुकी थी और सभी भावुक हो गए थे और लगभग आधा हॉल वहां पर रो रहा था। जब ये गीत पूरा हो गया तो महबूब खान लता मंगेशकर के पास आए और उनसे कहा कि चलो आपको पंडित नेहरू से मिलवाते हैं। और जब लता मंगेशकर पंडित नेहरू से मिलने पहुंची तो पता चला कि पंडित नेहरू भी रो रहे थे। बाद में पंडित नेहरू ने कहा था कि इस गीत ने तो मुझे भी रुला दिया और ये ऐसा गीत है, इस गीत को सुनकर जो भावुक नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि वो देशभक्त नहीं हो सकता। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लता मंगेशकर को प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय पर इनवाइट किया था। तो ये थी इस गीत की असली कहानी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।